राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, हमारे साथ आज हम लोग मध्य प्रदेश के जंगल में हैं। वन क्षेत्राधिकारी हमारे साथ हैं और बड़ा सौभाग्य है, आपका बड़ा प्रेम और स्नेह हमारे साथ रहता है कि ऐसे ही जंगल में जहां हम घूमते हैं आपसे बड़ा ही सहयोग मिलता रहता है। भैया का नाम रविशेखर सिंह जी है। तो भैया बहुत जाबाज और तेज तर्रार ऑफिसर हैं। आप लोग अक्सर अगर एमपी से बिलोंग करते होंगे तो आपके बारे में न्यूज़ चैनलों अखबारों में आपकी खबरें पटी पड़ी रहती हैं। तो बहुत ही जज्बा है इनके अंदर। और भैया थोड़ा आप भी कुछ बताएं अपने बारे में। सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि हमारे उमेश भैया ने बताया, तो वनों की सुरक्षा करना और वनों को बढ़ाना ये हमारे दायित्व हैं। आज सौभाग्य ऐसा हुआ कि वन में विचरण करते करते भैया यहाँ पधारे। आपने हमें फोन किया, हमारी आपसे दूरभाष पे चर्चा हुई। हम कहा कि भैया चलिए आपके स्वागत में हम आ जाते हैं। तो आज हम लोग वन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में भैया से हमारा मुलाकात हुआ है जी। अब दोस्तों देखें कितना सुहावना होता है जंगल। लोग जल, जंगल और ज़मीन से ही जुड़े होते हैं, लेकिन बड़ी विडंबना है सर जी कि जंगल, ज़मीन और जल तीनों की क्षति पहुंचाने में लोग तनिक भी गुरेज नहीं करते। इन तीनों चीज़ों का जो प्रकृति ने हमें तोहफा दिया है, उपहार दिया है, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे जीवन के लिए, और लोग इसकी क्षति पहुंचाते हैं। तो इतना तो कम से कम लोगों को सोचना चाहिए कि अगर जंगल नहीं रहेंगे, पर्यावरण नहीं शुद्ध रहेगा, ऑक्सीजन नहीं हमें मिलेगा, तो फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे। नदियों को गंदा करते हैं, नदियां नहीं रहेंगी, जल स्रोत नहीं रहेंगे, तो फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे। ज़मीन अगर नहीं रहेगी, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, क्षति पहुंचाई जा रही है, ज़मीनों को भी नष्ट किया जा रहा है। तो जैसे खनन होते हैं तो ज़मीन ही बर्बाद की जा रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में लोग नहीं सोचते। भैया आपने बहुत अच्छी बात कही। वन की सुरक्षा अब दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय बन गया है। और सिर्फ इस जंगल की बात नहीं, हम एक पूरे परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं जी। जैसे जैसे आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वेदर कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, तो इनके पीछे एक रीजन है कि कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण का ह्रास कर रहे हैं। पर्यावरण के ह्रास से संबंधित हमारी तीनों चीजें शामिल हो जाती हैं: जल स्रोत, स्थल और ये इसके स्थल के ऊपर के वन। जल स्रोतों को धीरे धीरे जैसे जैसे प्रदूषित किया जा रहा है, तो जल स्रोत अब धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। कई सारी आपने भी सुनी होगी पौराणिक नदियां रही, माँ सरस्वती से लगाए, ये सब सूख गई। ऐसे ही आज भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा अनुर्वर होता चला जा रहा है। इसकी उर्वरता जो है घटती चली जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। आप उनको केमिकल खेती से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज आपने कही वन की। वन के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा कि चाहे कितना भी लाख प्लांटेशन कर लिया जाए, नेचुरल फॉरेस्ट को रीजनरेटेड फॉरेस्ट कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। सामान्य अर्थों में कह दूं, प्राकृतिक वन को एक उगाया हुआ वन कभी भी उसको एक मतलब रिप्लेस नहीं कर सकता है, उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राकृतिक वन में हर प्रकार की चीजें होती हैं, हर प्रकार के वृक्ष अपने सर्वाइवल के हिसाब से उगे रहते हैं। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है जिसमें पशु, पक्षी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर चीज मिलकर के उस प्राकृतिक वन की रचना करते हैं, जिससे इस पूरे पर्यावरण को चलाने में माँ प्रकृति को मदद मिलती है। तो वनों को लेकर के, वन की जमीन को लेकर के और वन में जल स्रोतों को लेकर के हमारी सुरक्षा का यही एक मेन बिंदु है जिसे हमें देखना है। और इसमें आम जन सहभागिता बहुत जरूरी है। जब तक लोगों के अंदर ये विचार नहीं आएगा, स्वयं से वो नहीं समझेंगे, तब तक अकेले एक विभाग के रूप में प्रयास करने से नहीं होगा। जन सहभागिता, लोगों की समझ बढ़ना, ये बहुत आवश्यक इसके बिंदु हैं। जी भैया, जैसे आज देखा जाए जो इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, कहीं पे पहाड़ों पे इतनी तबाही फैल गई है, इतनी बारिश हो रही है कि वहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त है। पता नहीं कितने घर उजड़ गए, कितने लोग जान गंवा बैठे। और कहीं ऐसा है जैसे अपने एमपी में देखा जाए, अपने यूपी में देखा जाए, तो बारिश ही नहीं हो रही है। तो यही तो है जो लोग नुकसान कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। किसान भी कम नुकसान नहीं करते,
किसान भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। जंगलों के किनारे रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं वो भी जंगलों का नुकसान करते हैं। तो जो भी जहाँ है वो मतलब अधिकता है, जैसे जंगल की अधिकता है तो जंगल के किनारे रहने वाले लोग उसका मतलब नहीं समझते, उसका नुकसान करते हैं और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। और यही चीज़ जैसे बताया जाता है, समझाया जाता है, तो उसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसका नुकसान पूरे मानव समाज को, जीव जंतु को, सभी को भुगतना पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु भैया ने बताई हमारी। भैया मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी वो उत्तराखंड से हुई थी जी। और वहाँ रहने के दौरान, अपने प्रशिक्षण काल के दौरान हम लोग कई बार घूमने निकल जाया करते थे, तो पहाड़ों को हम लोग काफी करीब से देखे हैं जी। हमने एक चीज देखा कि कहीं ना कहीं रोजगार की कह लीजिए तलाश में पूरे पहाड़ी क्षेत्र में बहुत तेजी से रिसोर्ट, होम स्टे, होटल्स ये सब बन गए हैं, मैगी पॉइंट्स बन गई हैं। आप आज पहाड़ों में जाएंगे तो आपको 10 मीटर की जमीन मिलनी मुश्किल है। ऑन रोड कुछ ना कुछ वहां कंस्ट्रक्शन हो गया क्योंकि टूरिज्म का बढ़ावा आ रहा है, सब कुछ। तो कहीं ना कहीं ये एक रोजगार के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हर चीज का कहते हैं ना कि संतुलन होना चाहिए, किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। अभी वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए या आप उत्तराखंड के कहीं भी चले जाइए, आपको पहाड़ों में हर जगह रोजगार के लिए बहुत बड़े दुकानें, होम स्टे ये सब खुले हुए हैं। अब होता क्या है कि किसी भी पहाड़ की एक वहन क्षमता है। हिमालय के जो पहाड़ हैं इन क्षेत्रों में, ये मिट्टी के पहाड़ हैं, ये नवीन वलित पर्वत है, अभी भी इनका निर्माण हो रहा है, तो इनमें धड़कने की, धंसने की संभावना सदैव बनी रहती है। और हिमालय में होने वाली बारिश ये आज का केवल चर्चा का बिंदु नहीं है, ये सैकड़ों साल पहले भी वहां अच्छी बारिश होती थी। हिमालयन नदियों का जल स्रोत ही वर्षा, ग्लेशियर यही है। लेकिन अब वहाँ बहुत ज्यादा, पूरे देश में वो जल पहुंचता है, लेकिन अब वहाँ बहुत ज्यादा निर्माण कार्य होने से, ओवर एक्सेसिव निर्माण कार्य, बिना किसी तकनीक के, बिना किसी प्लानिंग के, आप आज भी देखिए कि शिमला की तरफ जो 4 लेन निकाल दी गई है, वो कहीं ना कहीं उस पहाड़ के लिए उतनी उपयोगी है कि नहीं, ये एक प्रश्न का विषय है। इसी तरीके से पहाड़ों में जो बेतरतीब तरीके से स्ट्रक्चर बने चले जा रहे हैं, रोज रोज नए नए नगर निगम भवनों को सैंक्शन कर देता है, तो इस प्रकार जो मनुष्य का बढ़ता लालच है, इस पर कहीं ना कहीं मनुष्य को सोचना पड़ेगा। और इसमें भैया का बहुत बड़ा योगदान है कि अध्यात्म एक ऐसी रास्ता है कि कहीं ना कहीं उसको एक संतुलन में ले आता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया के इस चैनल के माध्यम से जो लोगों में एक संदेश जा रहा है प्रकृति को लेकर के, प्रकृति में स्थित जो ऊर्जा के तत्व हैं, ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत चेतना का सर जी, चूंकि आप वन क्षेत्राधिकारी हैं, फॉरेस्ट रेंजर हैं, तो आपसे फॉरेस्ट के बारे में ही बात हमको करना अच्छा लग रहा है जी। जंगल में जैसे हम देखते हैं एमपी के ही जंगलों में महात्मा लोग अधिक संख्या में रहते हैं। जैसे उत्तराखंड हुआ, वहाँ भी जंगल पहाड़ में महात्मा रहते हैं, तपस्वी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, योगी लोग रहते हैं। ऐसे ही एमपी के जंगलों में भी जैसे चित्रकूट हुआ, हम लोग जाते हैं, वहाँ भी महात्मा लोग रहते हैं। और जंगल तो जैसा हम जानते हैं और कहा जाता है कि जंगल जंगली जानवरों और संत महात्मा के लिए ही होता है। तो जंगल में जैसे संत महात्मा अगर रहते हैं तो उनको भी कुछ लोग परेशान करते हैं। तो क्या आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि जंगल में संत महात्मा तपस्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसका विभाजन इस आधार पे नहीं किया गया है कि संत महात्मा को मना करना है, वहां रहने वाले रहवासियों को मना करना है, ये कि नहीं करना है। एक सरकार का मूल सिद्धांत है कि जो लोग जंगल में प्राचीन काल से रह रहे हैं, जैसे हमारे जन के आदिवासी हैं जो वन में रहते हैं, जैसे इनमें सन्यासी साधु संत भी है क्योंकि वही कई सारी परंपराओं से रहे आ रहे हैं, तो इनसे माना जाता है, शासन का ये मानना रहता है कि वन का नुकसान नहीं होता है, क्षरण नहीं होता है। और कहीं ना कहीं वन में बहुत सारे तरीके के निस्तार निकलते हैं, जैसे लकड़ियां निकलती हैं वन से, कटी हुई नहीं। वृक्ष जब सूख जाते हैं, बहुसंख्यक जब संख्या में रहते हैं, टहनियां टूट जाती हैं, तो इनका उपयोग निस्तार के रूप में वन के नजदीकी ग्रामों को दे दिया जाता है, या वन के अंदर बसे ग्रामों को दे दिया जाता है, या वन के ऐसे बस अंदर कोई साधु संत या कोई मंदिर है तो उसको भी वन विभाग के द्वारा ये निस्तार देने की प्रक्रिया है। तो हमारा ये नहीं है कि उन्हें भगाना है, हमें उनको रहते हुए, कई बार ऐसा होता है कि वही ग्राम, वही साधु सन्यासी हमारे लिए सूचना का भी काम करते हैं। कई बार जैसे आप अपने बगल में देख रहे हैं, यहाँ नदी है, इस नदी में तो रेत नहीं है, लेकिन कई सारी जंगल की नदियों में रेत रहता है, जंगल की नदियां रेत उगलती हैं। तो बहुत सारे माफिया
लालचवश उस रेत को निकालते हैं, लेकिन उसकी सूचना हमें महात्मा जी के द्वारा बता दी मिल जाती जाती है, है। उसकी पहचान दे दी जाती है। तो आप जंगल की सुरक्षा के लिए एक चौकीदार के रूप में भी आप जी, जी, कार्य बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। वही ऐसे ही- वही भैया हम भी कहना चाह रहे थे कि संत महात्मा हमें लगता है कि जंगल की सुरक्षा करते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि उन्हें लकड़ी की आवश्यकता ही क्या है, वो हरा पेड़ काटेंगे नहीं, उनको जरूरत है, नुकसान तो करते नहीं, उनको दरवाजा खिड़की लगाना नहीं है, लगाना नहीं है, यहाँ वो तो झोपड़ी बना के रहते झोपड़ी बना के हैं। रहते अगर उनको लकड़ी की जरूरत है तो बस सूखी लकड़ियों को खाना बनाना। निस्तार के रूप में जो निकलता है, हाँ। इसके लिए शासन का भी अच्छा, सिस्टम वो है। जंगल की लकड़ियां जो सूख जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, वो उठवा के नहीं ले जाए जा सकते, तो वो वहां पर एक मलबा के रूप में रहते हैं। उसको अगर संत महात्मा ले जा करके भोजन बनाने में यूज कर लेते हैं तो वो तो जंगल की सफाई ही करते हैं, समझिए। उसके नीचे फिर से पौधे निकलेंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बिंदु कही। वन के अंदर बायोमास बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाया करता है, जिसमें सूखी टहनियां, जिसको हम निस्तार कह रहे थे, आपके दर्शकों को मैं समझाना चाहूंगा कि एक घने वन के अंदर बहुत सारी बायोमास यानी कि एक ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, जो गर्मी के सीजन में जब जंगल में किसी भी भांति से अगर कहीं से आग पहुंचती है तो वो एक फ्यूल का काम करता है, जिससे जंगल बहुत तेजी से जलता है। तो वन विभाग का भी ये दायित्व होता है भैया कि उस बायोमास को हम लोग इकट्ठा कर देते हैं कहीं एक जगह, और उसको हम निस्तार के रूप में नजदीकी ग्राम को हम लोग दे देते हैं। अगर साधु सन्यासी या गांव के लोग खुद से भी उसे बीनने आते हैं तो हम लोग उन्हें नहीं रोकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जंगल के नए सैपलिंग को काटे नहीं, नए जो नवीन पौधे निकल रहे हैं, नया जो जनरेशन निकल रहा है उसे नहीं काटे। हमारा दायित्व ये होता है कि सूखी टहनियां या सूखे पत्ते अगर वो ले जा रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जंगल में अगली बार जब गर्मियां आएंगी तो आग लगने की संभावना कम होगी, क्योंकि फ्यूल ही उसको कम मिलेगा। हरे पेड़ में तो आग पकड़ता नहीं है, सूखे में ही आग पकड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी भी कार्य रहता है। सर जी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। जैसे आप उच्च पद पर हैं और जो बड़े अधिकारी होते हैं शायद कभी जंगलों में बहुत कम ही जाते होंगे, लेकिन आप एक ऐसे अधिकारी हमको मिले कि जंगल में घूम करके खुद अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, भली भांति करते हैं। मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा। मेरे अपने अनुभव में अभी काफी सारे हमारे उच्च अधिकारी रहे, जैसे हमारे वन मंडल अधिकारी हैं, मुख्य वन संरक्षक अधिकारी हैं। मैंने उनमें से कई अधिकारियों को रिटायर होते भी देखा। रिटायरमेंट के समय भी आप 40-40 किलोमीटर पैदल जंगलों में घूम लिया करते थे। कई बार जब हम अपने प्रशिक्षण काल में थे तो उनके साथ घूमने में थक जाते थे। मैं उनकी ऊर्जा देख करके इतना ऊर्जा महसूस करने लगा, खुद को ऊर्जा मिलती। फिर हमने देखा कि इस उम्र में, रिटायरमेंट की उम्र में वो 40 किलोमीटर पैदल घूम रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे एक चीज और है कि जब हम लोग इस परीक्षा में तैयारी करके यहाँ से हम जब पास होकर इस नौकरी में आते हैं तो इस परीक्षा का एक मुख्य हिस्सा होता है कि 25 किलोमीटर की एक पैदल चाल होती है, जिसकी समय सीमा निश्चित है। अच्छा। तो शासन ने लिखित भी परीक्षाएं ली हैं, प्रारंभिक ली, मुख्य ली, इंटरव्यू लिया, साथ में 25 किलोमीटर दौड़ा के भी देखा ये दौड़ सकते हैं कि नहीं। तो एक जरूरत भी है। दूसरा ये चीज है कि जब तक कोई हमारे रैंक अधिकारी या वन का कोई भी अधिकारी अपने जंगल को घूमेगा नहीं तो जंगल को हम बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि जंगल मानचित्र पे नहीं होता, जंगल कंप्यूटर पे नहीं होता। जंगल को हमें जाकर के फिजिकली घूमना पड़ता है, कहाँ से कैसे हम कटाव को रोक सकते हैं, कैसे हम किसी नुकसान को रोक सकते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से बाजू के गांव हैं, कैसे लोग हमारे जंगल में मौजूद हैं। आजकल एक लोगों में नया कल्चर आ गया, भैया के चैनल के माध्यम से कहूंगा, जंगल में जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं और वहीं गंदगी को छोड़ देते हैं। वो ये नहीं सोचते, जंगल में हो या किसी भी पर्यटक जगह पे, मैं ये बात मध्य प्रदेश के लिए मात्र नहीं कह रहा हूँ, भारत के सभी जगहों के लिए कह रहा हूँ, वो पिकनिक मनाएंगे, वहीं अपना खाना बनाएंगे और उस वेस्टेज को वहीं छोड़ देंगे। इससे होता है क्या कि धीरे धीरे वो स्थल 2-4 सालों में मरुस्थल में तब्दील होने लगता है। तो आप सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि कहीं भी जाइए तो प्रकृति को आप अपने घर जैसा मानिए। माँ प्रकृति की रक्षा के हेतु आप अपने भीतर से ये विचार ले आइए कि कैसे इसको हम साफ रखें ताकि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ ऑक्सीजन, स्वच्छ वातावरण मिल सके। सर जी, आपका ये जो जंगल है यहाँ तो हम बहुत साफ सफाई देख रहे हैं, सुंदर है, नदियाँ देखिए कितना स्वच्छ जल है यहाँ पर, हम बहुत ही सुंदरता देख रहे हैं। चित्रकूट के जंगल में जाते हैं, कहीं कहीं हम देखते हैं कि लोग आकर के माँ मंदाकिनी के किनारे बैठ करके दारू पीते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें, वहाँ पे प्लास्टिक के गिलास वगैरह फेंक के चले जाते हैं और सीधे फेंक देते हैं। उनको इतना समझ नहीं होता है कि यही जल हमारे संत महात्मा भगवान ग्रहण करते हैं, इसी से भोजन बनाते हैं, इसी से वो बर्तन धोते हैं, स्नान करते हैं। कम से कम इतना तुम उनको समझ होना ही चाहिए कि अगर मानवता, भगवान ने मानव रूप में उनका जन्म दिया है तो इतनी तो सोच होनी ही चाहिए कि इस जल का प्रयोग संत महात्मा कर रहे हैं। और बहुत से गांव वाले भी यही जल पीते हैं जहाँ पे पानी नहीं है, क्योंकि वहाँ चित्रकूट के जंगल में बोर भी नहीं होता, पहाड़ी है। तो
उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? हाँ, मैं दोनों बिंदुओं पे बात करूंगा। सबसे पहले कि ये भावना होनी चाहिए। देखिए, मेरा इसमें एक निजी विचार है, एक मनुष्य होने के नाते, जो मेरी पठन पाठन, जो शिक्षा संस्कार मैंने ग्रहण किया है, जी कि जिन चीजों को मनुष्य पैसे दे के खरीदता है, जी क्योंकि इस दुनिया में धन की एक बहुत बड़ी ओहदा है, जी तो जिन भी चीजों को मनुष्य पैसे दे के खरीदता है, उनकी बड़ी कदर करता है। और जो माँ प्रकृति ने, जिसे आप भगवान कहते हैं, जी निःशुल्क हमें दिया है, उसकी हम जरा सी भी कदर नहीं करते। जी। मैं छोटा सा 2 उदाहरण दूंगा। जैसे हम सांस लेते हैं, जी। तो इसमें 2 चीजें सहायक हैं, एक आपका लंग्स, फेफड़ा, जी। और दूसरा आपके सामने जो ये लीव्स, यानी जो ये पत्तियां हैं, जी कहीं ना कहीं प्रकृति ने एक हिस्सा आपके शरीर में छोड़ा है और दूसरा हिस्सा उस प्लांट के ऊपर छोड़ा है। जी एक बार अगर गहराई से आप समझ लें कि अगर वो प्लांट नहीं बचेगा तो ये भीतर का हिस्सा आपका काम नहीं करेगा, नहीं काम तो करेगा। आप डर जाएंगे। जी ये एक पहलू है जी जिसे पब्लिक को समझना चाहिए, जिसे जनता को समझना चाहिए। लेकिन जनता उस चीज को देखती है जहां वो पैसे दे करके उसे मिल रहा है क्या। जी इसी तरीके से आप माटी को देख सकते हैं, आप सदा नीरा हैं, सदैव बहती हैं, औषधीय गुणों से युक्त हैं। जी आपको लोग गंदा कर देते हैं, लेकिन प्लास्टिक की बोतल अगर 20 रुपए की खरीदते हैं, उसके पानी से कई बार आप देखेंगे पीने के अलावा कुल्ला भी नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं धोएंगे, उसकी जी। कद्र होगी उस 20 रुपए की। तो थोड़ा सा ये लोगों के एक सोच में फर्क है। जी और दूसरी बात कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, तो बिल्कुल कार्रवाई होती है। इसमें मध्य प्रदेश वन विभाग ने बहुत सारे सराहनीय कदम उठाए हैं। जैसे मां नर्मदा का एक अभियान चला, जिसमें स्वच्छता के लिए मां नर्मदा के किनारे हमने वृक्षारोपण किया। जी। और जिन क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर दिया जाए, या जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, या जी। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, मैं एक बार दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं, जी हमारे वन क्षेत्र को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है। एक रिजर्व फॉरेस्ट, जिसे आरक्षित वन कहते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, आरएफ या आरक्षित वन। दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसे संरक्षित वन कहते हैं। जी और इन दोनों ही प्रकार के वनों में हम किसी भी प्रकार की अगर कोई गंदगी करेंगे, तो वन के अधिनियमों के अंतर्गत उन पे शासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। जी वो जेल भी जा सकते हैं, जुर्माना भी उनसे वसूला जा सकता है। कई जगह हमारे शासकीय वन विभाग के अधिकारी जब पकड़ लेते हैं, गंदगी फैलाते हैं, हम भी देख लेते हैं। और अगर एक बार मना करने पे पुनः वो ऐसी गलती कर रहे हैं, तो उन्हें हम फिर उन सजाओं में जरूर उन्हें हम सजा दिलाते हैं, दंडित करते हैं। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे सर जी, रवि शेखर सिंह जी, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां आपके द्वारा मिली। और आप देख सकते हैं पीछे कितनी अच्छी धारा चल रही है नदी की, और ये बगल में आदिवासी लोगों के बच्चे हैं, स्नान कर रहे हैं। यहाँ से ही लोग बाल्टी में पानी भर भर के ले जाते हैं और इसी जल का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो में कैसा अनुभव रहा एक कमेंट जरूर आप लिखिएगा। मिलते हैं किसी संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।